नमस्ते साथियों। सोचा तो ये था कि वीरेंद्र दा को उनके जन्मदिवस पर यह वीडियो भेंट करूंगी, पर 5 अगस्त अभी बहुत दूर है, तो क्यों ना अग्रिम रूप से उनको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं उनकी रचनाओं का पाठ आपके सामने करूं, क्योंकि बेचैन हूं, रहा नहीं जा रहा, इंतज़ार नहीं हो रहा। और इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में वीरेंद्र दा की कविताएं, वीरेंद्र डंगवाल की कविताएं पढ़नी बेहद ज़रूरी हैं और शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए वो कविताएं बहुत उपयोगी होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो कविताएं मैं आज आपसे साझा करूंगी, आप भी देखेंगे कि उसमें कवि का कितना व्यापक रूप उनकी कविताओं में, दरअसल अपनी कविताओं से ही वो इस नई पीढ़ी के सबसे चहेते और आदर्श कवियों में माने जाते हैं वीरेंद्र डंगवाल। आलोचकों की नज़र में भी, समालोचकों के अनुसार भी उनमें एक तरफ नागार्जुन बाबा का तेवर है, मिजाज है, और एक तरफ त्रिलोचन की तीक्ष्णता है। तो नागार्जुन और त्रिलोचन का सा क्या कहेंगे कि लोक तत्व विशेष रूप से इनकी कविताओं में विद्यमान रहता है। निराला जैसे भी प्रखर और सजग देखे जाते हैं फक्कड़पन में भी, और मुक्तिबोध का वो बोध को मुक्ति देने की बेचैनी और बौद्धिकता, एक साथ अगर इन सबको मिलाया जाए तो वीरेंद्र डंगवाल तैयार होते हैं। इस दुनिया में नामक इस संकलन को उन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिल चुका है तथा श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार इन्हें 93 में मिला। दूसरा संकलन दुष्चक्र में दृष्टा 2002 में आया और इसी वर्ष इन्हें शमशेर सम्मान भी दिया गया। दूसरे ही संकलन के लिए उन्हें 2004 का साहित्य अकादमी सम्मान पुरस्कार भी दिया गया। वीरेंद्र डंगवाल ग्लोबल कवि हैं, और जब मैं ऐसा कहती हूँ तो केवल हिंदी जगत ही वीरेंद्र डंगवाल को आदर से नहीं देखता, बल्कि हमारे लिए तो वो है ही एक माणिक मोती की तरह, पर विश्व कविता से भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। पाब्लो नेरुदा हों, बर्तोल्ट ब्रेख्ट हों, वास्को हों, पोपा मिरोस्लाव होलुब हों, तदेउश हों, रोजेविच और नाजिम हिकमत, अपनी विशिष्ट शैली में इन्होंने बहुत से दुर्लभ अनुवाद भी किए हैं। इनकी खुद की कविताओं का भाषांतर जो है वो हिंदी से बांग्ला में हो चुका है, हिंदी से मराठी में, पंजाबी में, अंग्रेज़ी में और मलयालम और उड़िया में भी। इन सभी भाषाओं में इनकी कविताएं पढ़ने को मिलती हैं। इसका मतलब कि एक बड़ा पाठक समाज है वीरेंद्र डंगवाल को पढ़ने का, और एक बहुत बड़ी संख्या में नई पीढ़ी में वीरेंद्र डंगवाल अपनी जगह बना चुके हैं। साथियों, सीधे पहले मैं इनकी कविता पर आती हूँ और अपनी समझ भर उन कविताओं पर थोड़ी बहुत आपसे चर्चा बातचीत करना चाहूँगी। पहली कविता है हमारा समाज। यह कौन नहीं चाहेगा जिसको प्यार मिले, यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार, यह कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले, यह कौन नहीं सोचेगा हो छत सर के ऊपर, बीमार पड़े तो हो इलाज थोड़ा ढब से, बेटे बेटी को मिले ठिकाना दुनिया में, कुछ इज्जत हो कुछ मान बढ़े, बढ़े फल फूल जाएं, गाड़ी में बैठें जगह मिले डर भी न लगे, यदि दफ्तर में भी जाएं किसी तो न घबराएं, अनजानों से घुल मिल भी मन में न पछताएं, कुछ चिंता भी हो हाँ कोई हर्ज नहीं, पर ऐसी नहीं कि मन उनमें ही गले घुने, हौसला दिलाने और बरजने आसपास हो संगी साथी, हो संगी साथी अपने प्यारे खूब धने, पापड़ चटनी आचा पाचा हल्ला गुल्ला, दो चार जश्न भी कभी कभी, कुछ धूमधाम, जितना संभव हो सके इस धरती को, जितना संभव हो सके इस धरती को, हो सके जहाँ तक उतनी दुनिया घूम आए। यह कौन नहीं चाहेगा, यह कौन नहीं चाहेगा, पर हमने यह कैसा समाज रच डाला। चिंता है हमने यह कैसा समाज रच डाला, इसमें जो दमक रहा है शर्तिया काला है, वह कत्ल हो रहा सरेआम चौराहे पर,
निर्दोष और सज्जन जो भोला भाला है। किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है जिसमें बस वही दमकता है जो काला है। मोटर सफेद वह काली है, वे लाल गुलाबी काले हैं। चिंता कुल चेहरा बुद्धिमान, पोठे कानूनी काले हैं, आटे की थैली काली है। मोटर सफेद वह काली है, वे गाल गुलाबी काले हैं। चिंता कुल चेहरा बुद्धिमान, पोथे कानूनी काले हैं, आटे की थैली काली है। हर सांस विषैली काली है, छत्ता है काली बर्रों का, वह भव्य इमारत काली है। कालेपन की वे संतानें हैं बिछा रही जिन काली इच्छाओं की विसार, वह अपने कालेपन से हमको घेर रही, अपना काला जादू है हम पर फेर रही। बोलो तो कुछ करना भी है, या काला शरबत पीते पीते मरना है, या काला शरबत पीते पीते मरना है। वीरेंद्र इस कविता में सहज साधारण मानव को, उसके छोटे छोटे सरल सरल सपनों को, उसके हिस्से आई छोटी छोटी सहूलियतों को, छोटी छोटी उसकी ज़रूरतों को, और उसके अभाव में भी वह जो भाव जी लेना चाहता है भरपूर होकर, उन सब की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इस इशारे के साथ वो कहीं भ्रमित नहीं होते, भूलते नहीं कि लेकिन संसार में तो स्थिति कुछ अलग ही चल रही है। दुनिया का चलन तो कुछ और ही है, दुनिया का ढब ही कुछ और हुआ जा रहा है। जो सीधा है, सच्चा है, सरल है, पारदर्शी है, वह औरों को नहीं दिखाई देता, वह उन सबसे विरक्त, तटस्थ, अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया एक रंग रंगी हुई है। पूरी दुनिया को श्वेत श्याम नजर से अगर देखें तो सारी दुनिया उसी श्याम रंग में डूबी हुई है, उसी काले रंग में डूबी हुई है। चाहे काला मन हो, काला तन हो, काला धन हो, यह सब कुछ पूरी सृष्टि को, पूरी मानवता को, मानवता की सरलता को, सरल साधारण को जैसे जकड़े हुए है। और यह लगातार चिंतित है, लगातार सोच में है कि मेरी छोटी छोटी हसरतें, छोटी छोटी इच्छाएं कभी पूरी हो भी पाएंगी, कि बस इस कालेपन की जो चकाचौंध है कि अगर आप उनसे दूर रहे या उससे अलग रहे तो मिसफिट रहे। वीरेंद्र इस चिंता को इस कविता में दिखाते हैं। दूसरी कविता है मोटरसाइकिल पर सैनिक। बत्ती पूरे इलाके की गुम, मैं टहलता था छावनी की एक पेड़ों भरी सड़क पर सुनील के साथ। किसी एक कैरेक्टर को इस कविता में बुन रहे हैं। कथा सी आप देखेंगे, इसका कविता में कथा चल रही है, कहानी चल रही है। तभी सफेद हेलमेट पहना एक सैनिक पुलिस कहीं से निकला और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। तीसरी बार में ही गाड़ी चल पड़ी। वह थोड़ा सा बढ़ा, फिर कांधे तक घूमकर पीछे खांचे में फंसी टीन की बक्सिया को अपने हाथ से, बल्कि दाहिने हाथ से टटोला। साथ ही हमें भी देखा उस चांदनी भरे अंधेरे में। एक राजसी घोड़े की सी हरकत थी। यह पल भर का घूरना, टटोलना, संवेदनहीन घूरना। वीरेंद्र वो साक्ष्य बनते हैं, वीरेंद्र वो नजर रखते हैं जो टटोल रही है आपको पूरी तरह से। आपका क्या कह सकते हैं, जैसे कि स्कैन होता है उस तरह से कर रहा है ये तंत्र, क्रूर तंत्र। आप लगातार सर्विलांस में हैं, आप लगातार जैसे स्पाई कैमरे में हैं। टीन की बक्सिया को अपने हाथ से, बल्कि दाहिने हाथ से टटोला। साथ ही हमें भी देखा उस चांदनी भरे अंधेरे में एक राजसी घोड़े की सी हरकत थी। यह पल भर का घूरना, टटोलना, संवेदनहीन घूरना। फिर वह चला गया वसंत को स्वच्छ रात्रि में पीछे धड़धड़ाती सड़क पर उजाले की एक सुरंग बनाता। पीछे धड़धड़ाती सड़क पर उजाले की एक सुरंग बनाता हेडलाइट से। साथ ही हमें भी देखा उस चांदनी भरे अंधेरे में। एक राजसी घोड़े की ऐसी हरकत थी, राजसी घोड़े,
कि ऐसी हरकत थी, यह पल भर का घूमना, टटोलना, संदेह विहीन घूरना। फिर वह चला गया वसंत की स्वच्छ रात्रि में, पीछे धड़धड़ाती सड़क पर उजाले की एक सुरंग बनाता हेडलाइट से। सुशील बेरोजगार था, इसलिए शायद ज्यादा सोचता रहा होगा इस घटनाक्रम पर। ये जो मुंह चिढ़ाती सत्ता है, इसका क्रूर तिलस्म आप देखें, बहुत ही अश्लील है ये दृश्य। अश्लील यूँ है, जो मैं कह रही हूँ अगर अश्लील इस दृश्य को, कि एक नौजवान की बेरोजगारी पर, उसके अभाव, उसकी तकलीफ पर, उसकी कमजोरियों पर, उसकी नाकामी पर जैसे उपहास उड़ाता हुआ सत्ता का एक चालू पुर्जा ही मैं कहूँगी, सत्ता का एक चालू पुर्जा, जिसे वीरेंद्र बार बार राजसी घोड़े का नाम दे रहे हैं, कि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर, अपने शौर्य का, पावर, पद, प्रतिष्ठा का और अपने वर्चस्व का दबंगई दिखाकर चला गया। लेकिन मैं कितना याद रखता हूँ इसे, या ये मेरी स्मृतियों में कितनी दिनों कैद रहा, पर वो सुशील जो मेरे साथ था, एक तो वो सुशील था। आप शीर्षक से ही देखें, नामकरण जो करते हैं वीरेंद्र बड़ी सावधानी से, बड़े सचेत सतर्क हैं, नामकरण भी देते हैं अगर उस पात्र को, चरित्र को, तो क्योंकि बेहद सुशील था, इसलिए शायद ज्यादा सोचता रहा होगा इस घटनाक्रम पर। यह घटनाक्रम उसकी स्मृतियों में लगातार बस गई और वह अपनी और हीन ग्रंथि का शिकार हुआ, उसका हीनता बोध और अधिक प्रबल हो गया होगा। और वीरेंद्र क्योंकि अतिरिक्त सेंसिटिव हैं, अतिरिक्त संवेदनशील हैं, सर्जक हैं, रचनाकार हैं, तो उन्होंने सुशील की उस दुख को भाप लिया और आपके सामने साझा किया। ये कविता वीरेंद्र के मुँह से सुनिए, लाजवाब कविता है, वो पाठ भी बहुत अच्छा करते हैं। उजले दिन जरूर आएंगे, उजले दिन जरूर आएंगे, आतंक सरीखी बिछी हुई हर ओर बर्फ है, हवा कठिन हड्डी हड्डी को ठिठुराती, आकाश उगलता अंधकार फिर एक बार संशय विदीर्ण आत्मा राम की उकलाती। होगा वह समर अभी होगा, होगा वह समर अभी होगा कुछ और बार, तब कहीं मेघ से ये छिन्न भिन्न हो पाएंगे, तहखानों से निकले मोटे मोटे चूहे, जो लाशों की बदबू फैलाते घूम रहे है, कुतर रहे पुरखों की सारी तस्वीरें, ची ची चिक चिक की धूम मचाते घूम रहे। पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं। वाह! पर डरो नहीं, चूहे आखिर चूहे ही हैं, जीवन का महिमा नष्ट नहीं कर पाएंगे, यह रक्तपात, यह मारपीट जो मची हुई, यह रक्तपात, यह मारपीट जो मची हुई, लोगों के दिल भरमा देने का जरिया है, जो अड़ा हुआ है हमें डराता रास्ते में, लपटे लेता घनघोर आग का दरिया है। सूखे चेहरे बच्चों के, उनकी तरल हंसी हम याद रखेंगे। आहा! इस घोर घुप अंधकार में, सतपुड़ा के जंगल जैसा घुप अंधेरा, घना, अपनी ओर जिसमें हम धंस नहीं पाते, जिसमें हम घुस नहीं पाते, जिसकी था नहीं ले पाते, आर पार सुझाई नहीं देता, इस दौर का अंधेरा है, इस समय का अंधेरा है साथियों। और इस अंधेरे से उबर जाने की ताकत देती है यह कविता वीरेंद्र की। आप भी सुने। सूखे चेहरे बच्चों के, तनिक तरल हंसी हम याद रखेंगे, पार उसे कर जाएंगे। जैसे ही हम अपनी आने वाली संततियों की, अपनी नई पीढ़ी की, मैंने कहा ना नई पीढ़ी की सबसे चहेते कवि हैं वीरेंद्र, तो उसकी जब हम आशा भरी निगाहों को, उम्मीद भरी निगाहों को, तरल मुस्कुराहट को, आंखों की चमक को थोड़ा भी याद कर लेंगे, तो ये मुश्किल दौर, ये मुश्किल समय, ये कठिन समय, ये क्रूर समय, ये निर्मम समय, ये हिंसक समय, ये गुजर जाएगा। हम याद रखेंगे, पार उसे कर जाएंगे। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, मैं कोई सपना नहीं दिखा रहा हूँ जो पूरा नहीं होने का, ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है। मैं नहीं तसल्ली झूठ मूठ की देता हूँ, हर सपने के पीछे सच्चाई होती है, हर दौर कभी जो खत्म हुआ ही करता है, हर कठिनाई कुछ राह दिखा ही देती है।
कविता हो तो ऐसी जो राह दिखाए, जो अवसर दे, जो चुनौतियों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन की ओर भी इशारा करे, जो प्रश्नों को जवाब तो ना दे लेकिन प्रश्न करना भी कविता सिखा दे। वीरेंद्र दा की कविताएं प्रश्न करना सिखाती हैं। आए हैं जब हम चलकर इतने लाख वर्ष, आए हैं जब हम चलकर इतने लाख वर्ष, इसके आगे भी तब चलकर ही जाएंगे। आएंगे 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 उजले दिन जरूर आएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। बहुत बढ़िया। और ये अगली कविता नींदे। नींद नींद की छतरियाँ कई रंगों और नाप की हैं। मुझे तो वह नींद सबसे पसंद है जो एक अजीब हल्के रू उतार में धूप से उतरती है, पेड़ से सूख कर गिरते आकस्मिक नारियल की तरह एक निर्जन में, या फिर वह नींद जो गिलहरी की तरह छोटी, चंचल और फुर्तीली है, या फिर वह जो कंटोप की तरह फिट हो जाती है पूरे सर में। मुझे तो वह नींद सबसे पसंद है। एक और नींद है, एक और नींद है कहीं समुद्री हवाओं के आर्द्र पर्दे में, पालदार नाव का मस्तूल थामे, इधर को दौड़ी चली आती इकलौती मस्त अधेड़न मछली। एक और नींद है जिसमें खिंचाव है, एक लालसा, इच्छा, कामना है, और जिसमें तीव्रता है, त्वरा है, उत्तेजना है। ये दोनों तरह की नींद है। एक जो सुप्त प्राय, सुस्ती, अलमस्ती, सरलता और धीरे धीरे नींद में उतरने का सुख है, और एक समुद्री हवाओं की तरह मस्तूल थामे दौड़ी चली आती है, जैसे रगों में उत्तेजना दौड़ी आती हो, इकलौती मस्त अधेड़ मछेरे में एक ज्वार भाटा उठाती हुई, एक ऊर्जा उठाती हुई। बेहतरीन कविता है। और अगली कविता, पांचवी कविता परंपरा। ये कविता कई पोस्टर्स में विराजती है। ये कविता बहुत लोकप्रिय हुई विद्यार्थियों में, शोधार्थियों में। इस कविता का उल्लेख हम लोग बार बार करते हैं, कुछ भी पढ़ते पढ़ाते इस कविता का उल्लेख हो ही जाता है। वीरेंद्र दा को समर्पित परंपरा। पहले उसने हमारी स्मृति पर डंडे बरसाए, पहले उसने हमारी स्मृति पर डंडे बरसाए और कहा असल में यह तुम्हारी स्मृति है। फिर उसने हमारे विवेक को सुन्न कर दिया और कहा अब जाकर हुए तुम विवेकवान। फिर उसने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा चलो अब उपनिषद पढ़ो। फिर उसने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी और कहा चलो अब उपनिषद पढ़ो। फिर उसने अपनी सजी हुई डोंगी हमारे रक्त की नदी में उतार दी और कहा अब अपनी तो यही परंपरा है, अब अपनी तो यही परंपरा है। साथियों, आज हम लोग वीरेंद्र दा की कुछ कविताओं के साथ थे। गूढ़ गंभीर होते हुए भी सामाजिक सरोकार को कितनी सरलता से, कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से वीरेंद्र दा पहुंचा देते हैं उन तक कि हम एकजुट हो जाएं, हम एक सूत्रित हो जाएं, हम निराश न हो, हम हताश होकर बैठ न जाएं, हम खिन्न न हो जाएं, हम बेचैनी में कुछ गलत न कर बैठें। तो वीरेंद्र दा की ये कविताएं आपका हाथ थाम लेती हैं, बढ़कर आपको सहायता करती हैं, बढ़कर आपको सुरक्षा देती हैं और बढ़कर आपको प्रेरित करती हैं कि नहीं, बढ़ो, आगे बढ़ने में ही भलाई है। और अपने विवेक को, अपनी सोच को, अपनी समझ को और अपने भीतर के मानवीय भाव को, संवेदन को, और जो आपका ज़रूरी हिस्सा है स्मृतियाँ, इनको किसी और के सुपुर्द न करो, इन पर किसी को और कंट्रोल ना करने दो। ये वीरेंद्र दा की वसीयत है हम नया लिखने पढ़ने वालों के लिए। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।